हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकर 1.0। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये आपने हमारी जो लास्ट सीरीज देखी होगी IBPS PO 2018 का, हमने प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था मैथ्स का। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से थे। तो प्रोबेबिलिटी से अच्छी वेटेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेन्स एग्जाम में। तो ये हमारे मेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड DI भी पूछ ली जाती हैं और क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 उनमें कंपैरिजन के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज क्या होती हैं और इन्हें कैसे यूज करते हैं। क्योंकि कई बार हमको ये कंफ्यूजन होती है कि कहीं पे परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है, वो हमको पता नहीं चल पाता। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है और फिर इसकी एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज होती है। क्योंकि जो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है हमारे एग्जाम में वो कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड होती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे परमुटेशन का बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसका बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि नेक्स्ट ईयर से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम CET के थ्रू होंगे, तो हमें उसका सिलेबस भी अभी पता नहीं है। तो शायद ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है आपके SSC एग्जाम या रेलवे एग्जाम में भी ऐड हो सकता है। और इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये हमने स्कूल में 11th क्लास में पढ़ा था, तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए भी वीडियो यूजफुल होगी। तो आज की क्लास में इंट्रो देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कल हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, देन कॉम्बिनेशन और फिर हम प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। परमुटेशन। परमुटेशन जो है इसका अगर बेसिक मीनिंग जाने तो इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। यह है इसका बेसिक मीनिंग, परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। अब इसको कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वो कितने तरीके से इनको पहन सकता है, मतलब कितने पेयर्स में पहन सकता है, तो अगर आप देखें तो 3 पैंट है, तो 3 पैंट को 3 तरीकों से चूज कर सकता है। अगर एक ग्रीन पैंट है, एक रेड पैंट है और एक ब्लू पैंट है, तो 3 तरीके से पैंट्स को चूज कर सकता है। और ऐसी शर्ट, एक मान लीजिए व्हाइट शर्ट है, एक ब्लैक शर्ट है, तो 2 तरीकों से शर्ट को चूज कर सकता है। तो उसके जो नंबर ऑफ वेज आते हैं ये होते हैं इनका प्रोडक्ट 6। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, हमने यहां पर पैंट्स को मान लिया P1, P2 और P3 और शर्ट को मान लिया S1, S2। तो एक पैंट ये है, एक पैंट ये है और एक पैंट ये है। हर पैंट के साथ हम दोनों शर्ट पहन सकते हैं, S1 या S2, S1 या S2 और ये S1 या S2। अगर यहां पर देखें तो ये वही आया 6 पेयर्स, जो कि इनका प्रोडक्ट हमारे पास यहां से आया 6 पेयर्स। दूसरा एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल्स जो है हमारे क्लास 11th की NCERT में दिए हुए हैं कि 2 बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्स हैं और 2 बॉटल है, वाटर बॉटल। तो इनके कितने पेयर्स बन सकते हैं? इसमें भी अगर हम देखें तो 2 बैग को हम 2 तरीके से चूज कर सकते हैं, 3 टिफिन बैग को 3 तरीकों से और 2 बॉटल को 2 तरीकों से। तो ये आया टोटल 12 तरीकों से। अगर इसको इस तरीके से करके देखें तब भी 12 ही आएगा। तो इससे एक रिलेशन निकलता है हमारे पास कि अगर कोई इवेंट जो है वो n तरीकों से हो सकता है और अगर कोई दूसरा इवेंट n वेज से हो सकता है, तो उन दोनों इवेंट के एक साथ होने के वेज होंगे। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। थर्ड एग्जांपल, एक हमारे पास वर्ड है रोज, इसमें हमारे पास 4 लेटर है। कौन से? R, O, S और E, ये 4 लेटर हैं।
तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन लेटर्स को यूज करके एक 4 वर्ड का लेटर बनाना है हमें विद और विदाउट मीनिंग। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 4 बॉक्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 लेटर हैं। 4 लेटर से हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। अब यहाँ पर जो पहला बॉक्स है, इसे 1 ले लीजिए, इसे 2, इसे 3, इसे 4। तो पहले बॉक्स में ROSE ये चारों लेटर आ सकते हैं। तो यहां पर जो चॉइस बनेगी 4 बनेगी, मतलब चारों के चारों इसमें चॉइस बन सकती है। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि रेपिटेशन जो है नॉट अलाउड है, मतलब अगर एक लेटर कोई एक बार यूज हो चुका है तो वो दोबारा यूज नहीं होगा। अब यहां पर देखते हैं दूसरे बॉक्स में। अब इसमें से कोई एक लेटर जो है हमने ऑलरेडी फर्स्ट पे फिक्स कर दिया है। 4 में से अगर एक लेटर फिक्स हो चुका है तो दूसरे बॉक्स में 3 आ सकते हैं, इसके पास 3 चॉइस हैं। थर्ड बॉक्स में अब हमारे पास 2 जो है लेटर ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं, तो थर्ड के लिए 2 चॉइस हैं और 4 के लिए 1 चॉइस है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? ये बनेंगे 24 वेज, मतलब 24 तरीकों से हम इन 4 लेटर को यूज करके डिफरेंट 4 लेटर के वर्ड बना सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। 4th एग्जांपल लिया हमने। एक हमारे पास वर्ड है नंबर, इसमें जो है 6 लेटर हैं NUMBER। इसमें से हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें रेपिटेशन नॉट अलाउड। इसके अगर हम देखें तो कितने तरीके से हम ले सकते हैं, NUM, फिर ऐसे NMU, फिर MUN, NUB, ऐसे करके बहुत सारे तरीके से हम ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको उस मेथड से देखें, लेट्स 3 हमें यहां पर लेटर फिक्स करने हैं और यहां पर हमारे पास लेटर हैं 6। तो पहले बॉक्स के लिए हमारे पास चॉइस है 6। अब अगर एक यहां पर फिक्स हो जाएगा तो दूसरे बॉक्स के लिए हमारे पास चॉइस होंगी 5। अब यहाँ पे एक यहां पर फिक्स हो गया, टोटल 2 लेटर हमारे फिक्स हो गए, मतलब 6 में से 2 फिक्स हो गए, तो यहां पर बचे 4 लेटर। तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 120 वेज। तो 120 तरीकों से हम नंबर, ये 6 लेटर में से 3 लेटर का वर्ड बना सकते हैं वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ पे ये लिए NUM और यहाँ पर NMU, इन दोनों में जो है NUM NMU तीनों लेटर आ रहे हैं, लेकिन ये वर्ड अलग होगा NUM और ये वर्ड अलग होगा NMU। तो इसलिए जो है एक पॉइंट याद रखिए हमेशा कि परमुटेशन में जो होता है ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। परमुटेशन में जो है ऑर्डर ऑफ राइटिंग जो है इंपॉर्टेंट होता है। इसका मीनिंग क्या है? ये मीनिंग आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे NUM है और NMU है और MUN, इन तीनों में जो है लेटर सेम है लेकिन हर वर्ड अलग बन रहा है। तो इसलिए जो ऑर्डर ऑफ राइटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें N जो है फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ पर N फर्स्ट पे आ रहा है, लेकिन M और U का प्लेस इंटरचेंज हो चुका है। सेम इस क्वेश्चन में ROSE, जब यहाँ पर हम 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करेंगे, उसमें भी जो ऑर्डर ऑफ राइटिंग है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि ROSE ये चारों लेटर ही यूज होंगे हर वर्ड में, लेकिन हर वर्ड अलग होगा क्योंकि उसमें जो लेटर की प्लेसमेंट है वो अलग होगी। तो इसलिए इसमें भी ऑर्डर ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट होगी। ये जो है ऑर्डर ऑफ राइटिंग जो है कॉम्बिनेशन के केस में इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आप ये याद रखिए और इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा जब कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। तो ये हमारे पास वेज आए टोटल 120। अगर 6 लेटर में से हम किसी भी 3 लेटर को यूज करके एक वर्ड बनाएंगे, तो ये जो अभी तक हम देख रहे हैं इसी से निकल के आता है परमुटेशन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, जिसमें हर ऑब्जेक्ट
अलग होता है। जैसे यहाँ पर नंबर के केस में हर ऑब्जेक्ट अलग था, NUMBER, उसमें ROSE रोज। अब इसमें हम केस लेते हैं व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउ नहीं है, मतलब एक लेटर या एक नंबर एक ही बार यूज होगा। तो हम मान लेते हैं अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से हमने R ऑब्जेक्ट जो हैं चूज किए। जैसे यहाँ पे नंबर में 6 लेटर थे और उसमें से हमें 3 लेटर को यूज करके वर्ड बनाना था, और रोज में 4 थे, 4 को ही यूज करके वर्ड बनाना था। तो ये R की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। जैसे नंबर वाले केस में n से छोटा था R, और रोज वाले केस में n और R बराबर थे। वो 0 से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि हम पेयर तभी बना पाएंगे जब हमारे पास कोई एक एटलीस्ट 1 वैल्यू होगी। अब जैसे हमने ये नंबर वाले केस में और रोज वाले केस में देखा था, तो हमारे पास पहले प्लेस के लिए n पॉसिबिलिटी होंगी। फिर दूसरी के लिए, जैसे यहाँ पे 6 में से एक गया था, क्योंकि एक यहाँ पे फिक्स हो गया था तो 5। ऐसे उसमें रोज में यहाँ पे 4 था लेकिन एक फिक्स हो गया था तो फिर 3। तो ये एक एक कम होता रहता है, n-1 हो जाएगा, देन n-2, देन n-3। ये ऐसे ही चलता है n-r+1 तक। तो ये जो चीज होती है इसी को ही हम लिखते हैं NPR, और यहीं से हमारा निकल के आता है परमुटेशन का फॉर्मूला। तो इस एक्सप्रेशन से ही इसकी डेरिवेशन होती है। अगर मैं सीधा आपको फॉर्मूला बताऊं परमुटेशन का NPR, इसमें n है हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स और r जितने हमने एक बार में पिक किए, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल यही होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डैश डैश डैश, और ये जाता है 1 तक। तो n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मीनिंग होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू गिवन नंबर। मतलब जैसे एग्जांपल लें, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2। 3 का फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इसे रिवर्स में लिखिए 3 2 1, या फिर ऐसे लिखिए 1 2 3। सेम 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम लिखते हैं इस साइन के साथ, और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। ये भी फैक्टोरियल का ही साइन होता है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए थे, ROSE एंड NUMBER। इसमें से जो है हमें 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करना था और इसमें से 3 लेटर के वर्ड फॉर्म करने थे। यहां पर थी रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब इसी में जो है अगर वो फॉर्मूला यूज करें, विदाउट फॉर्मूला हमने निकाला था, यहां पे आया था 4, यहां पर 3, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 1, यह आया था 24। और एक फैक्टोरियल में एक इंपॉर्टेंट कि 1 फैक्टोरियल जो होता है ये 1 ही होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है। तो इसे आप याद रखिए कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इसकी डेरिवेशन हमें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहां पर देखते हैं, अगर इस केस में हम NPR फॉर्मूला यूज करें तो यहां पर n जो है हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट या फिर टोटल लेटर कितने हैं? 4। तो n की वैल्यू है 4। P और R मतलब हमने एक बार में कितने लेटर लिए हैं, तो हमें 4 ही लेटर से वर्ड फॉर्म करना है, तो R भी 4 होगा। इसको लिखेंगे, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 4 गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, सिंस 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है। तो मतलब जितने हमारे पास लेटर हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उतने ही हमें ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंजमेंट करना है तो वो डायरेक्ट आंसर होता है उसी नंबर का फैक्टोरियल। अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें
फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 4 जा 24 हमारा आंसर। इसी में अगर हम लें व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, अगर रेपिटेशन अलाउ कर दें तो हमारे पास ये बॉक्स है 4। इसमें हमने लिया था कि पहले बॉक्स के लिए तो हमारे पास 4 ही लेटर अवेलेबल है, लेकिन अगर एक लेटर हम यहाँ पे फिक्स कर दें फर्स्ट प्लेस पे, तो दूसरे प्लेस के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं लेटर 3, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है, मतलब ये जो यहाँ पे फिक्स हुआ है उसी को हम दोबारा यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4 केस बनेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी 4 केस बनेंगे और सिमिलरली यहाँ पर भी 4 केस बनेंगे, तो ये 4 की पावर 4 हो जाएगा 256। इतने वेज होंगे। अब ये केस देखें, इसमें फॉर्मूला लगाएं NPR, यहां पर N होगा 6 और R होगा 3, क्योंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, मतलब 6 में से 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो N फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल और N माइनस R मतलब 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 120। ये 3 फैक्टोरियल मैंने कैसे लिखा, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, और 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ताकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए मैंने ये 3 फैक्टोरियल लिख दिया और ये कैंसिल आउट कर दिया। तो ये भी आंसर वही आया 120। अब इसमें भी अगर लें व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, अगर इसमें भी रेपिटेशन अलाउ कर दें तब ये फॉर्मूला नहीं लगता है। इसमें फिर हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास 3 लेटर का वर्ड हमें बनाना था, पहले लेटर के लिए हमारे पास चॉइस थी 6, दूसरे लेटर के लिए हमने एक लेटर यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पर चॉइस बची थी हमारे पास 5, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है तो फिर से रिपीट वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पे फिक्स हुई है, तो यहाँ पर भी चॉइस बनेगी 6। फिर से रिपीटेशन अलाउ है, वो यहाँ पर भी आ सकती है, तो फिर से 6, तो ये 6 का क्यूब ये हो जाएगा 216 बेस। तो इससे आप याद रखिए एक पॉइंट कि नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन are at a time where repetition is allowed is n raised to the power r। ये मतलब अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, यहां पर बात हो रही है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, और इसमें से हमने r एक बार में लिए, और अगर रेपिटेशन अलाउड है तो वो जो नंबर ऑफ परमुटेशन बनता है वो n रेज टू द पावर r बनती है। लेकिन अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो ये बनता है नंबर ऑफ परमुटेशन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और NPR। तो यहां पे आप लिख लीजिए व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आगे देखते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था कि व्हेन n जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया रूट ROOT, अब ये 4 लेटर हैं, 4 लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करने हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो वही केस लेंगे हम। तो यहां पे जो है हमारे पास 4 चॉइस हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये टोटल कितने बनेंगे, ये बनेंगे 24।
24 वेज। लेकिन इसमें जैसे एक ये केस है ROT, अब इसमें अगर एक O को 1 लें और एक O को 2 लें, अगर इसमें एक ऐसा बनता है RO1 O2T और एक केस बनता है RO2 O1T, तो ये दोनों तो सेम है क्योंकि O1 और O2 ये तो एक ही O है। अब ऐसे केस बाहर निकालने के लिए जिसपे यहां पर ये दोनों केस सेम आ रहे हैं, तो ये यहां पर है 2O, तो 2O जो है वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। कैसे? जैसे अभी रोज वाले केस में रोज जो है 4 लेटर वर्ड है और उसी में से हमें 4 लेटर के डिफरेंट वर्ड फॉर्म करने थे, तो हमने लिया था NPR फॉर्मूले में लगाया था 4P4, तो 4 फैक्टोरियल ही आया था। तो मतलब हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उतने ही ऑब्जेक्ट्स हम लें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज आता है, नंबर ऑफ परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट, वो उसी नंबर का फैक्टोरियल होता है। तो यहां पर जो है ये 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से जो है इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास आंसर 24/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो ऐसे केस भी होते हैं, तो इनके लिए आप एक पॉइंट याद रखिए कि नंबर ऑफ परमुटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P objects are of same kind, जैसे यहां पर O सेम है and rest all are different और रेस्ट अलग हो, तो ये नंबर ऑफ परमुटेशन बनता है n फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, अगर p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट एक काइंड का है तो यहां पर p फैक्टोरियल, अगर यहां पर हमारे पास P1 P2 P3 ऐसे करके P4 ऐसे करके Pk तरीके के अगर सेम काइंड के ऑब्जेक्ट हैं तो उनके नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल ऐसे करके Pk फैक्टोरियल। तो आप इन दो केस को भी याद रखिए क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे जब ऐसे सेम लेटर्स रिपीट होंगे। तो इसके अब कुछ छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम इसके कल की क्लास में करेंगे। जैसे हमसे पूछा जाए कि हमारे पास एक ये वर्ड है AB, तो इसके जो है सारे लेटर्स कितने वे में अरेंज हो सकते हैं? तो यहां पर 2 लेटर्स हैं, सारे लेटर की बात हो रही है, तो ये अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल वेज में। सिमिलरली हमसे पूछा जाए कि ABC, इसमें कितने वेज में होंगे? तो ये होगा 3 फैक्टोरियल। अब हमसे पूछा जाए AAC, इसमें कितने में होंगे? तो इसमें 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि A जो है 2 बार आया है। फोर्थ हमारे पास वर्ड है कोकोनट, तो इसमें अगर पूछा जाए कि हमारे लेटर्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो इसमें देखिए तो टोटल कितने लेटर्स हैं? तो ये है टोटल 7 लेटर, तो n की वैल्यू होगी 7 फैक्टोरियल। तो इसमें आप देखिए कि C जो है 2 बार आया है और O 2 बार आया है, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल C के लिए और 2 फैक्टोरियल O के लिए। अगर इसे सॉल्व करें तो 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और यहां पर इस 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। सॉल्व करें इसे तो 2 2 जा 4, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210 इंटू 3 दूनी 6, तो ये होगा 1260। और एग्जांपल लें एक सक्सेस, इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें तो ये है कितने लेटर्स हैं? ये 3 3 6 और 1 7 फैक्टोरियल, और इसमें C जो है 2 बार आया है और S जो है 3 बार आया है, तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
इसे सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 के आगे क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तो वो 3 फैक्टोरियल ही होता है अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 ये से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 3 जा 6 हो जाएगा ये 5 चौक 20 20 दिया 60 और 60 सत्ते 420 ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज हमने परमुटेशन का इंट्रोडक्शन देखा है कि परमुटेशन एक्चुअल में क्या चीज होती है, कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है और कैसे उसको यूज करते हैं, और कुछ उसके एग्जाम्पल देखे थे। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं परमुटेशन के वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड चेक कर सकते हैं। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।